जो आपको आज गाइड करने वाले हैं कि कमोडिटी मार्केट में आपको करना क्या है, सोने चांदी क्रूड मेटल्स में आपकी क्या राय होनी चाहिए। हमारे साथ भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं बीकानेर से। साथ ही हमारे साथ कुणाल शाह हैं, रिसर्च हेड है निर्मल बंग से, कमोडिटी रिसर्च हेड है। हमारे साथ प्रथमेश पालिया हैं एंजल वन से, और साथ ही प्रफुल्ल विटलानी भी होंगे, चेयरमैन हैं एस्ट्रा के, जो आपको शुगर एक्सपोर्ट के जो रिसेंट डेटा आए हैं उस पर अपनी राय रखेंगे। और साथ ही हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, चिंतन हरिया साहब हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिंतन सर। आपसे ही शुरुआत करते हैं सर, सबसे पहले चांदी से बात करते हैं, क्योंकि चांदी में जबरदस्त रिटर्न मिले हैं। सिल्वर ईटीएफ में 10 फंड्स का जो रिटर्न है उन्होंने 100% से ज्यादा का रिटर्न इस साल दिया है। सर क्या हो रहा है चांदी में, किस तरह से चीजें चल रही है, आप लोग कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हैं चांदी के मार्केट को लेकर? तो वापस आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा। आपने पिछले 3 सालों से हमें मदद की है निवेशकों तक चांदी की जो निवेश है ईटीएफ के द्वारा उसे प्रचारित करने के लिए, और इस साल वो रंग ला रही है। अगर हम देखें चांदी पिछले 4 सालों से किल्लत बनी है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, और इस साल भी यही लग रहा है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा रहेगा, और उसके कारण चांदी की फिजिकल अवेलेबिलिटी में थोड़ी तकलीफ है। अगर हम अक्टूबर के महीने में देखें उसके कारण ईटीएफ में बहुत सारा प्रीमियम भी हुआ था। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि चांदी अपने उच्चतम स्तर को दौर को पार कर चुकी है, और थोड़ी मजबूती बनी रहेगी, पर इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। तो वापस कहना चाहेंगे कि आपके एसेट एलोकेशन का कुछ एक मात्रा चांदी में रखिए, उतना ही रखिए जो आपको वॉलेटिलिटी आप सहन कर सके। ओके, तो सर अभी किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि मार्केट में हम देख रहे हैं जिस तरह की इक्विटी मार्केट में भी रैली काफी स्ट्रेच होती जा रही है, काफी चिंताएं ज्यादा है, चांदी के साथ साथ गोल्ड में भी इस तरह की तेजी आ चुकी है। तो एज ए फंड हाउस आप जो इन्वेस्टर्स है, जो लॉन्ग टर्म की स्टोरी में भरोसा रखते हैं, उनको किस तरह की स्ट्रेटजी बनाएं, उनके लिए क्या सलाह देंगे? अगर हम देखें कि चांदी प्लस सोना दोनों का जो टोटल एसेट एलोकेशन होना चाहिए था, हम 15% के आसपास बता रहे थे। आज अभी हमने वो घटाकर 10% के आसपास इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए, इसलिए सोना और चांदी बहुत बढ़ चुका है। पर जरूर एक कुछ मात्रा 3 से 4% चांदी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, 6 से 7% आपके पोर्टफोलियो में सोना होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट में ग्लोबल रिस्क है। उसी के साथ साथ भारतीय इक्विटी मार्केट पिछले 1 साल से इतना अंडर परफॉर्म कर चुका है कि यहाँ पर एक तेजी की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि सभी जो हमारे पड़ोसी देश है, अगर हम साउथ कोरिया, जापान वगैरह देखें, तो उनकी जो इक्विटी परफॉर्मेंस रही है वो काफी ज्यादा रही है, अच्छी रही है। तो उसी के साथ साथ भारत का अंडर परफॉर्मेंस को भी कैप्चर या कवर अप होना चाहिए। चाइना ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो इक्विटी में अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ से दिख सकता है, और इसी के कारण भारत में इक्विटी में भी आपका निवेश जो है वो शायद आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है अगले 12 से 18 महीने में। रिस्क, ग्लोबल रिस्क बने रहते हैं, पर हम उतना ही कहेंगे कि आपका एसेट एलोकेशन बनाए रखें। ओके सर, आपने एक स्ट्रेटजी भी शेयर की थी, हम लोग हमारे दर्शकों के साथ वो स्ट्रेटजी बता सकते हैं क्या, अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो अभी किस तरह से प्ले आउट करना चाहिए, उसकी एक नई रणनीति आपने शेयर की थी हमारे साथ? स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है कि आपके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो एक तरीका रहता है मल्टी एसेट फंड के द्वारा आप निवेश कर सकते हैं। मल्टी एसेट फंड में आपको इंडियन इक्विटी, रीट्स, इनवेट्स, डेट, गोल्ड, सिल्वर और बाकी के कमोडिटीज में भी कुछ कुछ हिस्सा मिल सकता है। तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर आपको सभी का एक संतुलन चाहिए तो मल्टी एसेट फंड्स जो है कैटेगरी, उसके द्वारा आपको मिल सकता है। और उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में, अगर आपको इंडिविजुअली चांदी खरीदना है या गोल्ड में खरीदना है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर महीने खरीद सकते हैं सिप के द्वारा, और उससे भी आपको एक अच्छा फायदा मिल सकता है। तो एक साथ किसी भी चीज में आप अगर निवेश करते हो तो आपको शायद उसके जो वॉलेटिलिटी है वो आपको घबरा कर आपको वहां से दूर कर सकती है, पर अगर आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें तो आपका पोर्टफोलियो एक अच्छे तरीके से बन सकता है। तो आप या तो मल्टी एसेट फंड में एक साथ निवेश करें, या तो आप चांदी, सोना, इक्विटी में एसआईपी के द्वारा निवेश कर सकते हैं। शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, क्योंकि सोने और चांदी के दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए फंड हाउस का नजरिया भी जानना जरूरी है। और आपने कहा कि अब धीरे धीरे अपने वेटेज को कम करें, अपने पोर्टफोलियो में उस वेटेज को घटाकर 10% तक करना चाहिए, क्योंकि
रैली काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है, तो ये आपने अलर्ट किया हमारे इन्वेस्टर को, शुक्रिया सर। चलिए अपने बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। कुणाल जी, चांदी में एक जबरदस्त तेजी आ चुकी है। 2025 में 100% से ज्यादा की रैली, सारे ईटीएफ, अभी बातचीत हो रही थी आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी के चिंतन जी से, वो 10 फंड्स ऐसे हैं जो 100% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। क्या लग रहा है सर, चांदी की रैली अभी और यहां से चलने वाली है और कौन कौन से नए लेवल्स दिख सकते हैं सर? जी हाँ, जैसे चिंतन भाई ने बताया, सो ओवरऑल हम देखेंगे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में जो भी आज फ्लो है उसका मैं डेटा स्टडी कर रहा था। तो 2007-8 में 2011-12 तक जो रैली आई थी उसका की ड्राइवर था वो टाइम पे ईटीएफ बाइंग। ओके, सो ये टाइम अगर आप देखेंगे तो अभी तो ईटीएफ की बाइंग ये साल ही कंटिन्यू हुई है। हमने ऐसे पीरियड देखे हैं कि इन्वेस्टर ने 4-4 साल 5-5 साल ईटीएफ में पैसे डाले हैं, और लगातार 2008 से 2012 तक का जो तेजी का पीरियड था। तो मुझे लग रहा है ये जो ईटीएफ का जो अभी हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के चिंतन भाई से सुना कि रिटर्न थोड़ा आप होल्डिंग कम कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि जो वर्ल्ड के हालात है वो हालात में इन्वेस्टर्स जो बड़े एचएनआई, बिग टिकट इन्वेस्टर, बिग टिकट फंड्स है, वो सेफ्टी के लिए गोल्ड और सिल्वर को प्रिफर कर रहे हैं। सो अभी शायद रिटर्न ये साल जैसा आज देखेंगे, गोल्ड 60% रिटर्न दिया है, सिल्वर ने 110% रिटर्न दिया है। तो रिटर्न ऑब्वियसली ये साल जैसा आने की पॉसिबिलिटी 2026 में कम है, बट एट द सेम टाइम बड़ी मंदी, बड़ा क्रैश, ऐसा सब माहौल मुझे नजर नहीं आ रहा है। छोटे मोटे वॉलेटिलिटी आपको दोनों के प्राइजेस पे देखने मिल सकता है। सो गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में $40-50 का करेक्शन आ सकता है। सिल्वर की बात करेंगे 2.5 से $3, मतलब $55 को होल्ड करेगा, $56 तक छोटा मोटा करेक्शन आएगा कोई भी रीजन से, तो वो आ जाएगा। बट ओवरऑल अभी भी ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को इसमें बने रहने के लिए ही हम रिकमेंड करेंगे। और जो भी वर्ल्ड की अनसर्टनिटीज है, जियोपॉलिटिकल, मॉनेटरी, फिस्कल, जितनी भी अनसर्टेनिटी वर्ल्ड में आ रही है, तो गोल्ड एंड सिल्वर अभी भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ओके, तो अनिश्चितताएं अभी भी खत्म नहीं हुई है, तो आप पोर्टफोलियो में जरूर रखें, लेकिन जैसा कह रहे थे फंड हाउस का भी नजरिया यही है कि वेटेज को कम कर सकते हैं। ये राय निकल कर आ रही है। हो सकता है कि कुछ इस दौरान आपको आगे कुछ करेक्शन भी जरूर दिखेंगे, तो वहां पर भी आप ऐड के करने के मौके देख सकते हैं। आज के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो प्रथमेश जी, आपकी राय क्या है? सोने चांदी के कौन कौन से लेवल्स को ध्यान रखना चाहिए आज डे ट्रेडर के लिए? मेरे ख्याल से आज के लिए अगर कुछ करना है तो कुछ स्ट्रेटेजी न करे तो ज्यादा बेटर है। सिल्वर में भी और गोल्ड में भी टॉप प्राइस पॉइंट्स पे पॉसिबल है एक बार के लिए नीचे गिर जाए, बिकॉज ट्रेंड के अगेंस्ट हम काम करेंगे यहाँ पे। बट फिर भी जिनकी रिस्क और प्रोफाइल अच्छा है उनको मेरे ख्याल से गोल्ड में फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेचने की सलाह रहेगी। 1,30,550 के करीब, 1,30,950 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 1,29,650 के लिए रहेगी। सिमिलरली सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट 1,83,000 पे बेचने की सलाह रहेगी। 1,83,500 का स्टॉप रहेगा। टारगेट नीचे में 1,82,000 रहेगी। ओके, आप बताइए भूपेश जी, आपकी राय गोल्ड और सिल्वर पर क्या है आज? नमस्कार विश्वान जी, अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो मेरे को अभी करंट भाव में गोल्ड में बिकवाली करना समझ आता है। 1,29,930 का दाम है और यहाँ पर बिकवाली करके व्यापार करना चाहिए। 1,30,330 का स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ पर नीचे में लक्ष्य 1,29,600 और 1,29,300 का संभावित रहेगा आज के लिए। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 1,81,300 का दाम है अभी, जिसमें करंट भाव पर बिकवाली की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 1,82,600 का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो इसमें 179,800 और 178,500 के संभावित रहेंगे। ओके, तो ये राय आप लोगों की तरफ से सिल्वर को लेकर आ गई है। मेटल्स में कॉपर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कॉपर लगातार नया हाई बना रहा है। कुणाल जी, कॉपर को लेकर क्या हो रहा है? ये काफी ज्यादा तेजी आ गई है और आगे और तेजी जारी रह सकती है क्या? हालांकि आप लोग लगातार यहाँ पे बुलिश रिपोर्ट ही दे रहे थे, और कितनी तेजी की संभावनाएं और दिख रही है आपको?
तो हमने लास्ट वीक एक रिपोर्ट रिलीज किया है कॉपर द न्यू गोल्ड करके। सो मुझे अभी भी कॉपर में मौजूदा स्तर से 2026 में सबसे बढ़िया कमोडिटी वर्टिकल में कोई कमोडिटी अगर रिटर्न देने की पोटेंशियल रख रही है तो वो कॉपर है। सो कॉपर मुझे लग रहा है एलएमई पे 13,000 $13,500 तक का टारगेट है हमारा 2026 का। फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है कॉपर के। डिमांड साइड से सप्लाई साइड भी श्रिंक हो रही है, तो कॉपर में निवेश करना चाहिए। बढ़िया रिटर्न मिलेगा आगे जाके। 10-20 रुपया 10-15 रुपया कोई भी रीजन से करेक्शन आता है तो और ऐड कीजिए और बने रहिए इसमें। तो आगे भी बने रहने की सलाह है। भूपेश जी, आपकी राय क्या है पूरे ही बेस मेटल्स पैक में? आपको क्या पसंद आ रहा है अगर किसी को खरीदना है तो? ये कॉपर और जिंक के बाजार दोनों ही अच्छे लगते हैं मुझे। कॉपर वैसे काफी बड़ा है, परंतु फिर भी नीचे में 175 के 1075 के आसपास मिलता है, तो वहां खरीदारी की सलाह रहेगी। इसका स्टॉप लॉस 1070 के नीचे का लगाएं। वहीं अगर दूसरा ही कोई कमोडिटी रहेगी तो वो जिंक रहेगी। जिंक के बाजार में नीचे में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जिसमें 308 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 307 का स्टॉप लॉस रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो इसमें 310 314 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। प्रथमेश जी, आप भी बता दीजिए, आप अपनी टॉपिक बता दीजिए बेस मेटल्स में। बेस मेटल्स में कॉपर में ज्यादा कॉन्फिडेंस है यहाँ पे। 1090 अपसाइड वाला टारगेट, 1078 एंट्री पॉइंट, 1074 स्टॉप। बट कॉपर और ज्यादा तेजी कर सकता है यहाँ से। ये और ज्यादा तेजी आपको लग रही है कॉपर को लेकर? काफी लोग बुलिश साउंड कर रहे हो, लगातार नया हाई हम देख भी रहे हैं। एक खबर आ रही है शुगर को लेकर, शुगर एक्सपोर्ट से मिलों को कितना सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि सरकार ने, हमने देखा था कि 14 नवंबर को 15 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की अनुमति मिली थी नए शुगर सीजन के लिए, और अब तक 1 लाख टन से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी जी हैं, चेयरमैन है एस्ट्रा के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, ये क्या रिपोर्ट है एक्सपोर्ट को लेकर, क्या नए अपडेट्स हैं अब तक? ऐसा है कि दो बातें काम कर रही है। एक, जो दिसंबर का कोटा 20 लाख टन का डोमेस्टिक का था, जो केंद्र सरकार ने 10% बढ़ा के 22 लाख टन का डिक्लेयर किया, तो उसकी वजह से एक तो 1000 रुपीज पर टन डोमेस्टिक मार्केट डाउन है, और दिवाली के बाद 500 रुपया पर डाउन थी। तो दिवाली के फेस्टिवल से अभी तक 1500 रुपया प्रति टन डोमेस्टिक मार्केट नीचे आ चुकी है। जो पेरिटी नहीं थी, वो पेरिटी में दूसरा जो फैक्टर जो हेल्प कर रहा है वो रूपी डेप्रिसिएशन, जो 90 के ऊपर डॉलर का जो INR का हुआ है। तो ये दोनों चीज की वजह से 1 लाख टन के करीब का व्यापार हुआ है। और ये इसमें एक दूसरी बात ऐसी है कि ये जो व्यापार हुए हैं वो मिल, शुगर फैक्ट्री और एक्सपोर्टर्स के बीच में हुए हैं, और एक्सपोर्टर्स और फॉरेन बायर के बीच में करीबन 50% का हिस्सा है। और सर, ये 15 लाख टन का चीनी का एक्सपोर्ट का कोटा ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन कुछ इंडस्ट्री संगठन, उनको लगता है कि यहाँ से और जगह है 10 लाख टन अतिरिक्त का। तो हमारे पास क्या पैरिटी है? पिछले सीजन तो हम नहीं कर पाए थे पूरा एक्सपोर्ट, क्या इस बार हमारे पास मौका है पूरा एक्सपोर्ट कर पाए, और अतिरिक्त अगर कोटा मिले तो वो भी हम कर पाएंगे? देखिए, ये चीजें केंद्र सरकार ने हमसे बात की थी, उसमें वो बरोबर जानते हैं कि पहले जनवरी महीने में हमारे उत्पादन के जो फिगर्स है वो सही है कि गलत है वो मालूम पड़ेंगे। उस समय तक वो देखेंगे कि ये विंडो खोल के रख दी, जो लास्ट ईयर जो हम लोग 2025 में जो ये चालू साल में देखा था कि जनवरी में विंडो खोली थी, ये विंडो पहले से ही खोल दी है 15 लाख टन की। वो काफी है, पहले जनवरी तक कितना एक्सपोर्ट होता है, कितनी डील्स होती है, उसके बाद गवर्नमेंट इज ओपन टू गिव अनदर 10 लाख टन, पर सब्जेक्ट टू इन जनवरी एंड आफ्टर लुकिंग द फाइनल प्रोडक्शन नंबर्स। और ये सही में एक्चुअली एक्सपोर्ट पेरिटी बैठती है कि नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में एक चीज हमें देखनी चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा 5 से 8% तेजी मंदी तो कभी भी हो जाती है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। तो ये जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी एशियन कंट्रीज जो है हमारे, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये लोग हमारे से जरूर से ये अफगानिस्तान और ये लोग लेंगे। तो ये विंडो खुली है, उसका फायदा होगा। पर फिलहाल आज की तारीख में आपके सवाल के जवाब बताऊंगा कि ये 15 लाख टन भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि होगा।
की तारीख में अभी उस तरह का भाव नहीं है कि आप उतना ज़्यादा कर पाएंगे। सर, एक सवाल ये है उत्पादन को लेकर, जो ग्रॉस उत्पादन के नंबर आए थे वो 343 लाख टन के आसपास कहे जा रहे हैं, नेट शुगर 309 लाख टन के। हालांकि आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट आप देरी से जारी करते हैं ताकि स्पेकुलेशन ना हो। सर, आप इस पर 30 सेकेंड में क्या कहेंगे? उत्पादन के नंबर, आपके पास क्या स्टडी है इसको लेकर? हमारे जो पोल के हिसाब से 360 लाख टन का 360 लाख मीट्रिक टन का सुक्रोज अवेलेबिलिटी रहेगी और शुगर का प्रोडक्शन करीबन 320 से 325 नेट प्रोडक्शन होगा। ये एक पोल के हिसाब से हमें पता चला है। इस तरह के, यानी इस बार बम्पर उत्पादन रहने वाला है, तो आप लोगों को चाहिए भी तो कम से कम एमएसपी और साथ साथ जो एथेनॉल के प्राइसेस है उसका भी रिवीजन हो। मोहन जी, एक मिनट लूंगा आपका। ये जब तक एमएसपी नहीं होगा ना तो ये सेक्टर की कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाली है। ये जरूरी तो बहुत है कि एमएसपी तुरंत केंद्र सरकार करे, अगर नहीं करती है तो पेशेंट आईसीयू में है। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। वक्त कम है, आगे हमें और भी कमोडिटीज पे चर्चा करनी है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो वापस से नॉन एग्री मार्केट का रुख करेंगे। क्रूड, नेचुरल गैस पे चर्चा होगी, साथ ही एग्री मार्केट की भी कुछ पिक आपके लिए लेकर आएंगे। जल गैस में मेरी राय में अपसाइड लग रही है और 5450 5500 के टारगेट रखने चाहिए। और नेचुरल गैस तो कंटिन्यूस बुल रन में ही इंटैक्ट है। दोनों एनर्जी की कमोडिटी में ध्यान तेजी का ही है। आपकी ये राय है, लेकिन आज के लेवल्स पूछ लेते हैं प्रथमेश जी से। प्रथमेश जी, लेवल से बता दीजिए क्रूड और एनजी के। ऊपर वाला जो भाव है वो 5500 तक जाने की उम्मीद कर सकते हैं। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में आप 5330 के करीब बाय करना चाहिए। 5250 का स्टॉप रखना चाहिए और टारगेट 5510 के रहेंगे। नेचुरल गैस में कॉल ऑप्शंस के जरिए पे आप प्ले करना चाहिए। 425 की स्ट्राइक का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बाय पोजीशन बनानी चाहिए। कॉल में बाय पोजीशन बनानी चाहिए। 24 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा आपको ये। 20 रुपए का स्टॉप लगाइए, टारगेट 33 के लिए रखिए। ओके, तो क्रूड नेचुरल गैस पे आपकी ये कॉल है, एक बार स्क्रीन पर वापस से दिखा दीजिएगा। भूपेश जी, एग्री मार्केट में कोई एक कॉल जहां पे कन्विक्शन ज्यादा हो आज के लिए? जी सर, कन्विक्शन की बात करें तो मुझे ग्वार सीड का बाजार अच्छा लगता है। ग्वार सीड में 4885 का दाम है और 48460 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। और इसमें लक्ष्य की बात करें तो 4930 और 4970 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं एक छोटा सा अपडेट और देना चाहूंगा। अभी मैंने करंट भाव 182 पर सिल्वर बिकवाई थी, जिसके लक्ष्य 180 के दिए थे, वो पूरे हो चुके हैं। शुक्रिया। चलिए, चांदी फटाफट से अपने टारगेट अचीव भी करती है। दोनों साइड के मूव हैं और वाइल्ड मूव रहता है। आप सावधान रहें, सतर्क रहें चांदी जैसे वाइल्ड कमोडिटीज को लेकर। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, फटाफट से हमारे दर्शकों को आपने गाइड भी किया। चलिए, लेकिन जाने से पहले एक अपडेट दे देते हैं कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित रख सके।